अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा इंटेग्रिटी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आपका जो डेटाबेस के अंदर रखा गया डाटा है वो किस हद तक करेक्ट है या कंसिस्टेंट है, यानी मुस्तकिल मिजाजी उर्दू में कह लें कि अगर एक ही रिकॉर्ड जो है आपका या किसी भी स्टूडेंट से रेलेवेंट रिकॉर्ड रखा गया है तो वो कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द डेटाबेस। ये ना हो कि किसी एक ही स्टूडेंट का एक से मल्टीपल जगह पे, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें एक स्टूडेंट का डाटा जो है एक जगह पे कोई और हो, दूसरी जगह पे कोई और हो। हर जो स्टूडेंट है उसका जो डाटा है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। वो चाहे किसी भी जगह से रिमोटली एक्सेस किया जाए, डाटा मस्ट बी सेम। इट इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। डेफिनेटली अगर आपका डाटा करेक्ट है तो वो प्रोटेक्टेड है डाटा आपका। सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस। अगर हम लिमिट लगा देंगे कि जो भी डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ डाटा है उस पर ऑथोराइज लोग ही एक्सेस करें, ऑपरेशंस करें, बिला वजह कोई भी अनऑथोराइज बंदा उस डाटा को एक्सेस ना करे, तो आपका जो डाटा है इन द एंड करेक्ट रहेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, अनऑथोराइज लोगों से उस डाटा को बचा रहे हैं। डाटा इंटेग्रिटी से आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा का पता चलता है, क्वालिटी ऑफ डाटा मेंटेन्ड रहती है। अब ये कैसे मेंटेन रहेगी, आप डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे डाटा की करेक्टनेस के लिए, ठीक है। और ये कंस्ट्रेंट्स आप डेटाबेस के ऊपर लगाएंगे, रूल्स ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि जब भी डेटाबेस के अंदर डाटा डाला जाए वो करेक्ट फॉर्म में डाला जाए। Integrity constraints may be applied to the individual data item within a single record, और या फिर वो relationships पर भी, जो कि different records के मबैन relationships हैं, उधर भी आप integrity constraints apply कर सकते हैं। For example, issue date in a library system cannot be older than the corresponding return date of the book. डेफिनेटली जब आपको किसी भी लाइब्रेरी का जो सिस्टम है उसकी डेटाबेस के अंदर जो बुक इशू हुई है उसकी जो डेट है और रिटर्न डेट ऑफ द बुक, डेफिनेटली जो आपकी ओल्डर डेट है वो कौन सी होएगी, इशू डेट कि कब आपने इशू कराई थी, और जब आपने पढ़ के लाइब्रेरी वालों को किताब वापस की है तो उसकी डेट जो है वो रीसेंट डेट होगी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हैं। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स इन अ सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स, लेट सपोज एक पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है, कभी भी ये नहीं होगा कि 101 मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फील्ड्स पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। दो तरह की इंटेग्रिटी की टाइप्स हैं। पहली है एंटिटी इंटेग्रिटी, ये प्राइमरी की वैल्यू ऑफ द रिलेशन पर लगती है। किसी भी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उस पर हम एंटिटी इंटेग्रिटी लगाएंगे, कंस्ट्रेंट लगाएंगे, और ये कहती क्या है कि इन अ टेबल और रिलेशन नो प्राइमरी की वैल्यू कैन हैव अ नल वैल्यू, यानी किसी भी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं होगी, एम्प्टी नहीं होगी। हर रिकॉर्ड की कोई ना कोई प्राइमरी की लाजमी होगी। बाय डेफिनेशन आप देख लेंगे प्राइमरी की जो है हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा टप्पल का मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें नल वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वहाँ पर भी दो रिकॉर्ड सेम हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि प्राइमरी की ने ही उन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। और वो लेट सपोज दो रिकॉर्ड्स में प्राइमरी की नल है तो वो रिकॉर्ड सिमिलर हो गए और वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे। तो एंटिटी इंटेग्रिटी की कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करती है कि आपके टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी, वो एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये फॉरेन की वैल्यू पे लगाई जाएगी कंस्ट्रेंट, और ये क्या कहेगी, जो भी टेबल जिसमें फॉरेन की एग्जिस्ट अगर उसमें कर रही है तो फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू
जो कि उसके पेरेंट टेबल के अंदर वैल्यू है उससे लाजमी जो है मैच करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि जो रिकॉर्ड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है फॉरेन की बेस पे वो कंसिस्टेंट रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि चाइल्ड टेबल के अंदर अगर आपके पास फॉरेन की मौजूद है तो उसमें कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो जो कि प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की जो वैल्यू है जो आपका पेरेंट टेबल है, ठीक है, उसके अंदर वो वैल्यू ही ना हो और आपके पास वो एग्जिस्ट कर रही हो चाइल्ड टेबल में। ऐसा नहीं होगा। जो आपकी फॉरेन की वैल्यू है वो आपकी प्राइमरी की वैल्यू इन द पेरेंट टेबल के साथ एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए या इट कैन बी नल। ये एग्जाम्पल है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की रिलेशनशिप। ये टेबल अगर आप देखें तो स्टूडेंट का टेबल है, रिजल्ट का टेबल है। स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो रोल नंबर है ये प्राइमरी की है इसकी, और रिजल्ट के टेबल के अंदर रोल नंबर जो है जो कि स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की है वो यहाँ पर आकर एज अ फॉरेन की काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रिजल्ट के टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोल नंबर्स हैं मौजूद वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्राइमरी टेबल के साथ मैच कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह आप देख लें कि रोल नंबर 1 है 2 है तो 1 और 2 दोनों एग्जिस्ट रोल नंबर कर रहे हैं प्राइमरी टेबल में भी। ठीक है, तो ये वैल्यू दैट मस्ट बी मैच। और यहाँ पर एक और आप अगर गौर करें कि 3 और 4 जो रोल नंबर है उनका रिजल्ट के टेबल में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन की वैल्यू है वो नल भी हो सकती है किसी रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे लाजमी, लेकिन पेरेंट टेबल में वो लाजमी मौजूद होंगी वैल्यूज़। ठीक है, फॉरेन की ने अगर वैल्यू कोई रखनी है चाइल्ड टेबल में या तो वो एग्जैक्टली मैच करेगी प्राइमरी की से या फिर टोटली नल हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी।